स्टार्ट करते हैं चैप्टर विच इज सप्लाई। सबसे पहले गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सबसे पहले तो व्हाट इज सप्लाई, हम लोग को वो जानना पड़ेगा। सप्लाई सबसे पहले तुम लोग को हम बताते हैं। इन जनरल अगर सप्लाई का बात करें तो सप्लाई डिमांड का ठीक उल्टा है। इतना देर से, इतना टाइम से हम लोग जो देखते थे वो हम लोग बायर के साइड का सारा चीज देखते थे। बायर के साइड का सारा चीज का मतलब क्या है कि हम लोग बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे, और बायर अगर किसी चीज को खरीदना चाहता है तो उसको हम लोग एज ए डिमांड बोलते थे। डिमांड वाज व्हाट? Demand was the number of units of a particular commodity which a particular individual or all the individuals in the market demand at a particular price in a particular period of time। यानी कि एक टाइम पीरियड के अंदर, हो सकता है एक दिन, 2 दिन, एक महीना, एक साल, एक टाइम पीरियड के अंदर एक टाइम पीरियड के अंदर एक पर्टिकुलर प्राइस पे किसी एक कमोडिटी का कितना आवाज नहीं आ रहा। तो बात बाकी सबको मेरा आवाज आ रहा है? हेलो सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा आपका। हेलो, अभी आ रहा है आवाज? हेलो हाँ सर। हाँ सर। हम बता रहे थे सप्लाई। हेलो। अभी आ रहा है तो आवाज? हाँ सर। हाँ सर। हम बता रहे थे सप्लाई के बारे में। तो बेसिकली सप्लाई इज व्हाट? सप्लाई डिमांड के ही तरह है। डिमांड क्या था? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर प्राइस पे किसी एक कमोडिटी का कितना अमाउंट कोई आदमी खरीदना चाहता है। ही हैज द डिजायर टू परचेज एज वेल एज ही हैज द परचेजिंग पावर, यानी कि इसके पास पैसा भी है उसको खरीदने का। तो ये चीज जो था ये था डिमांड। इसी का ठीक उल्टा है, हम लोग बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिमांड देखते हैं वैसे ही हम लोग सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सप्लाई देखते हैं। यानी कि सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखने का कोशिश करेंगे तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को सप्लाई मिलेगा। जैसे कि बायर्स लोग खरीदना चाहते हैं, किसी चीज को कंज्यूम करना चाहता है, वैसे ही सेलर्स लोग कुछ बेचना चाहता है, अपना सामान को बेचना चाहता है। बायर्स जो रहता है उन लोग को वांट सेटिस्फैक्शन के लिए और अपना नीड्स का सेटिस्फैक्शन के लिए कोई भी कमोडिटी चाहिए होता है और वो लोग उसको डिमांड करता है। सेलर्स लोग किस लिए किसी भी चीज का सप्लाई करता है? उन लोग का रीजन सिर्फ एक रहता है, उन लोग को प्रॉफिट कमाना रहता है। कोई भी बिजनेस अगर कोई भी चीज तुमको अवेलेबल करवा रहा है, कोई भी चीज तुमको बेच रहा है, तो उसका एक रीजन, जो सोल रीजन उस बिजनेस का क्या होता है? उस बिजनेस का यही होता है कि उसको तुमको सामान बेचकर पैसा कमाना है। तो बेसिकली सप्लाई क्या है? डिमांड का ही उल्टा सप्लाई है। डिमांड मतलब कोई कितना खरीदना चाहता है, सप्लाई मतलब कोई कितना बेचना चाहता है, तुमको सप्लाई करना चाहता है। तो सप्लाई का अगर इन टर्न डेफिनेशन अगर बोले तो सप्लाई अगर लिखना है तो लिख भी सकता है, हम डिक्टेट कर रहे हैं। सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ a given commodity which a particular supplier or all of the suppliers in a given market are ready to supply at a particular price within a given period of time। यानी कि एक टाइम पीरियड के अंदर, वो एक हफ्ता हो सकता है, 2 हफ्ता हो सकता है, एक महीना हो सकता है, एक महीना के अंदर एक पर्टिकुलर प्राइस पे कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी कितना बिकेगा, बिकेगा नहीं, सॉरी गलत बोल दिए, कितना सप्लाई करने के लिए रेडी है, उस चीज को हम लोग सप्लाई बोलते हैं। एग्जांपल दे रहे हैं तुम लोग को। सप्लाई और सेलिंग में भी डिफरेंस होता है, ये एग्जांपल से वो भी समझ में आएगा तुम लोग। सपोज मान लो हम दूध का काम करते हैं, ठीक है, और मेरा एक दूध का फैक्ट्री है,
वहां पे हर सर आपका वीडियो अटक गया। बात बाकी सबके लिए क्लियर है मेरा वीडियो? हाँ आप हो गए हाँ ठीक। सर। हाँ तुम्हारा कुछ लोकल प्रॉब्लम है हेमंत? चाहे फिक्स कर लेंगे। ठीक हो। तो हाँ हम सर ठीक हो गया, दिख रहा है। सपोज मान लो अगर हम एक दूध का फैक्ट्री सपोज चलाते हैं, हम पर डे अगर 500 पैकेट्स दूध बनाते हैं, ठीक है, 1 लीटर का एक पैकेट होता है, हम 500 पैकेट दूध बनाते हैं, यानी कि हम 500 लीटर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। 500 पैकेट मेरे पास एक दिन में आता है। अब हम वो दूध को सप्लाई करना चाहते हैं, सपोज मान लो 20 रुपया पर पैकेट। 20 रुपया पर पैकेट में हम एक दिन में मार्केट में 400 पैकेट सपोज मान लो बेचना चाहते हैं, ठीक है। बोलने का मतलब क्या है, हम प्रोड्यूस किए 500 पैकेट, सपोज मान लो अभी मार्केट में 20 रुपया करके बिक रहा है दूध। मेरा जो हम जितना भी दाम पे बनाए हैं, मेरे हिसाब से हम सिर्फ और सिर्फ 400 पैकेट उसमें से बेचने के लिए रेडी है इन द मार्केट एट द पर्टिकुलर प्राइस ऑफ 20 पर पैकेट। यहाँ पे 3 वर्ड का हम तुमको मीनिंग समझाएंगे। पहला तो सप्लाई, दूसरा स्टॉक और तीसरा सेलिंग, ठीक है। सेलिंग, सप्लाई और स्टॉक, ये तीनों अलग अलग वर्ड रहता है, बट बहुत बार स्टूडेंट लोग इन तीनों में कंफ्यूज हो जाता है। तीनों कैसे डिफरेंट है हम तुमको बताते हैं। स्टॉक क्या होता है, तुम टोटल मैक्सिमम से मैक्सिमम सामान कितना सप्लाई कर सकते हो, उस चीज को हम लोग स्टॉक बोलते हैं। तो स्टॉक का मतलब क्या है कि तुम मैक्सिमम सप्लाई कितना कर सकते हो। अगर एक फैक्ट्री है, मेरा एक फैक्ट्री है, उसमें हम 500 पैकेट बना रहे हैं आज एक दिन में, तो क्या हम एक दिन में 500 पैकेट से ज्यादा सप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, किसी भी हालत में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 500 पैकेट से ज्यादा तो हम बनाए ही नहीं है। तो 500 मेरा मैक्सिमम है। अब सप्लाई का मतलब क्या है, जो मेरा टोटल स्टॉक रहता है, यूजुअली आदमी लोग कभी भी टोटल स्टॉक अपना एक बार में नहीं बेचने के लिए रेडी हो जाता है। बहुत रेयर सिचुएशन रहता है तभी आदमी लोग रेडी होता है। सपोज मान लो बनाने में मेरे को एक पैकेट बनाने में खर्चा बैठता है 17 रुपया का, ठीक है, और अभी बाजार में उस पैकेट का दूध का दाम है 20 रुपया, यानी कि 3 रुपया का मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। सपोज मान लो हम चाहते हैं कि जब 3 रुपया प्रॉफिट हो तब हम सिर्फ 400 पैकेट बेचें, तो हम सिर्फ 400 पैकेट का सप्लाई करने के लिए रेडी है। बट अगर सपोज मान लो प्राइस बढ़ जाता है और 20 रुपए से 21 रुपया हो जाता है, तो हो सकता है अब मेरा मन कर जाए कि ठीक है 21 रुपया में मेरे को 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 4 रुपए का प्रॉफिट पे हम अपना सारा पैकेट बेच सकते हैं, यानी कि हम 500 पैकेट सप्लाई कर सकते हैं। तो 21 रुपया में हो सकता है हम 500 पैकेट सप्लाई कर दें। तो कोई पर्टिकुलर प्राइस ही होता है जिसपे हम अपना सारा स्टॉक को सप्लाई करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये डिफरेंस हुआ सप्लाई और स्टॉक में। स्टॉक इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सप्लाई विच कैन बी डन इन अ शॉर्ट पीरियड। ध्यान देना, इन अ शॉर्ट पीरियड। अगर सपोज मान लो हम बात करें 1 साल का, तो 1 साल में तो हम ऑब्वियसली 500 से बढ़ा के ज्यादा कर ही सकते हैं। शॉर्ट पीरियड में मेरा कितना मैक्सिमम जो सप्लाई हम कर सकते हैं उसको हम लोग स्टॉक बुलाते हैं। अब मेरा एग्जांपल में हम वापस जाते हैं। सपोज हम 17 रुपया का करके 500 पैकेट बनाए, बाजार में उसका दाम है, रेट है 20 रुपया, हम 400 पैकेट बेचने के लिए रेडी है। अब तुम लोग को क्या लगता है, अगर हम 400 पैकेट लेकर एक दुकान में बैठ गए, क्या ऐसा जरूरी है कि मेरा 400 पैकेट सारा का सारा बिक ही जाएगा? पक्का से कोई ना कोई देगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है उस दिन कम कस्टमर्स आए, हो सकता है उससे ज्यादा भी कस्टमर आए, हो सकता है 400 से कम कस्टमर्स आए, 400 पैकेट से कम खरीदने वाला कस्टमर्स आए तो मेरा 300 ही बिके। हो सकता है 400 से ज्यादा आदमी लोग आए और हम उस समय देखेंगे कि हाँ
50 जन और एक्स्ट्रा आ गया है, तो हम वापस डिसाइड करेंगे कि हमको और सप्लाई करना है कि नहीं करना है अपना स्टॉक से। तो अगर हम सप्लाई करने का सोचे, सपोज मान लो और 50 पैकेट लाने का सोचे, तो मेरा सप्लाई 50 पैकेट से बढ़ जाएगा, यानी कि 400 से 450 हो जाएगा। तो इस चीज को हम लोग सेलिंग बोलते हैं। सेलिंग, सपोज मान लो अगर हम सिर्फ 300 पैकेट बेचे तो उस चीज को हम लोग सेलिंग बोलते हैं। कभी भी आज के बाद तुम लोग ये चीज में कंफ्यूज मत होना कि सेलिंग, स्टॉक और सप्लाई तीनों सेम चीज होता है, तीनों अलग अलग चीज होता है। टोटल मैक्सिमम सप्लाई इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड, उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। सप्लाई मतलब कितना बेचने के लिए हम रेडी है, द डिजायर्ड क्वांटिटी, कितना बेचने के लिए हम रेडी है। एक्चुअली में कितना बिक जाएगा उसको सप्लाई नहीं बोलते हैं, कितना बेचने के लिए हम रेडी है उस चीज को सप्लाई बोलते हैं। और जो एक्चुअल में बिकेगा उसको हम लोग सेलिंग बोलते हैं, SELLING। ये हुआ बेसिक कंसेप्ट सप्लाई, और कुछ 3 वर्ड्स में हम डिफरेंशिएट किए, स्टॉक, सप्लाई और सेलिंग में। होप सो ये चीज तुम लोग को समझ में आया होगा। बात कर लेते हैं सप्लाई का फीचर्स का। याद करना, जैसे जैसे डिमांड का फीचर्स था, मोर और लेस ऑलमोस्ट सेम फीचर्स है यहाँ पे भी। याद करो, डिमांड का एक फीचर हम तुम लोग को बताए थे, डिमांड शुड ऑलवेज बी इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड का मतलब क्या है कि तुम्हारा विलिंगनेस टू परचेज होना चाहिए। यानी कि सपोज मान लो हम दुकान से जा रहे हैं, हम एक मर्सिडीज देखे, मेरे पास पैसा है खरीदने का, हम बहुत अमीर आदमी है, बट हमको मर्सिडीज खरीदने का मन नहीं है, ठीक है, तो उसको नो डिमांड बोलेंगे, कोई भी डिमांड है नहीं। सपोज मान लो मर्सिडीज देखकर मेरे को मन किया कि काश हम मर्सिडीज खरीद पाए, हम ले लेते हैं मर्सिडीज। बट सपोज मान लो अगर मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ डिजायर बोलेंगे। डिजायर का मतलब क्या होता है, हम खरीदना चाहते हैं बट हम खरीद सकते नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है और विलिंगनेस नहीं है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम खरीदना चाहते हैं, मेरे पास पैसा भी है, पैसा होने को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, इकोनॉमिक्स में हम लोग बोलते हैं बैक्ड बाय परचेजिंग पावर। यानी कि मेरे पास परचेजिंग पावर भी है और हम खरीदना भी चाहते हैं, बट हम नहीं खरीद रहे हैं, तो उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ वांट बोलते हैं। वांट मतलब इट इज बैक्ड बाय परचेजिंग पावर, हम खरीदना चाहते हैं और खरीद सकते भी है, बट हम अभी खरीद नहीं रहे हैं, यानी कि हम दुकान में घुस के नहीं खरीद रहे हैं। तुम्हारे पास अभी जितना पैसा है उतना में सपोज मान लो तुम एक कॉपी खरीद सकता है, तो क्या तुम रोज रोज जाके कॉपी खरीद ही लेगा? नहीं, बेवकूफी होगा। जब तुमको जरूरत नहीं है तो तुम क्यों खरीदेगा? तुम्हारा डिमांड बनने के लिए 3 चीज चाहिए था, एक तो डिजायर चाहिए था, एक परचेजिंग पावर चाहिए था, और एक चाहिए था विलिंगनेस टू परचेज। विलिंगनेस टू परचेज का मतलब क्या था कि तुम एक्चुअली में दुकान में जाके चाहो कि तुम उसको खरीदो, मतलब तुम पैसा देके खरीदने के लिए एब्सोल्युटली रेडी है, उस चीज को विलिंगनेस टू परचेज बोलते हैं। यहीं पे सप्लाई भी सेम तरीके से ही आता है। यहाँ पे भी एक चीज है, फीचर है सप्लाई का, सप्लाई इज ऑलवेज द डिजायर्ड क्वांटिटी, नॉट द एक्चुअल क्वांटिटी। डिजायर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि तुम कितना सप्लाई करने के लिए रेडी है, तुम एक्चुअली में कितना बेच पा रहा है, उसको कभी भी सप्लाई नहीं बोलते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल में अभी अभी तुम लोग को बताए थे और क्लियर किए थे, अगर हम 400 पैकेट सप्लाई करने के लिए रेडी है, 500 पैकेट बनाए उसको स्टॉक बोलेंगे, 400 पैकेट सप्लाई करने के लिए रेडी है उसको सप्लाई बोलेंगे। 400 में से अगर सिर्फ 300 पैकेट बिका तो 300 को हम सप्लाई नहीं बोलेंगे, कितना सप्लाई करने के लिए हम रेडी है उसको हम सप्लाई बोलेंगे। यानी कि हम 400 पैकेट सप्लाई करने के लिए, बेचने के लिए रेडी है, तो 400 को हम अपना सप्लाई बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? सब कोई को समझ में आया? वेदांत, आयुष, हाँ सर। पीयूष, हाँ सर। हेमंत,
हाँ सर। मोइनुल, सुन रहे हो मोइनुल? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर, सब समझ में आ हम गया। लोगों का तो पूछना मेरे को इंटरप्ट करके। तो ओके सर, टीचर्स में सबसे सब पहला बढ़िया। जो आता है वो आता है सप्लाई इज ऑलवेज द डिजायर्ड क्वांटिटी, यानी कि तुम एक्चुअली में कितना बेच पा रहा है वो नहीं, तुम कितना बेचने के लिए रेडी है, डिजायर है, तुम कितना क्वांटिटी बेचना चाहता है। नेक्स्ट आता है डिमांड के ही तरह सप्लाई इज ऑलवेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस। जैसे कि डिमांड किसी भी कमोडिटी का प्राइस के साथ चेंज होता है। प्राइस अगर बढ़ता है तो डिमांड घट जाता है, प्राइस अगर घटता है तो डिमांड बढ़ जाता है। वैसे ही सप्लाई के केस में भी एक लॉ ऑफ सप्लाई है। हालांकि लॉ ऑफ सप्लाई का हम छोटा एक जिस्ट दे रहे हैं, अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, बट एक छोटा सा जिस्ट दे रहे हैं। सप्लाई में सप्लाई और प्राइस का एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। उन लोग का डिमांड की तरह इनवर्स रिलेशनशिप नहीं होता है, पॉजिटिव या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। यानी कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो उसका सप्लाई भी बढ़ जाएगा, प्राइस घटेगा तो उसका सप्लाई भी बढ़ जाएगा। इस वजह से प्राइस हमेशा जरूरी है सप्लाई के लिए। अगर सप्लाई को बिना प्राइस के बोला जाता है तो उसको हम लोग एक्चुअली में इकोनॉमिक्स में सप्लाई नहीं बोल सकते हैं। यानी कि सपोज मान लो अगर तुम बोलता है कि हम 400 पैकेट दूध बेचने के लिए रेडी हैं, उसको सप्लाई नहीं बोलेंगे। अगर तुम बोलेगा कि हम 400 पैकेट दूध बेचने के लिए रेडी है 20 रुपया पर पैकेट के हिसाब से, और एक दिन में, दो चीज उसमें यह होना चाहिए, प्राइस और टाइम, ये दोनों होना चाहिए। तो प्राइस एक तुम डिटरमाइन कर देता है जो कि है 20 रुपया पर पैकेट, और दिन भी डिटरमाइन कर देता है, एक दिन। वही चीज वहां पे सपोज मान लो अगर दिन को चेंज करते हैं, सपोज मान लो 2 दिन कर देते हैं, तो 2 दिन में हम टोटल 800 पैकेट सप्लाई करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो पहला जो फीचर है सप्लाई का, इट इज ऑलवेज अ डिजायर्ड क्वांटिटी, यानी कि तुम कितना एक्चुअली में बेचना चाहता है वो, ना कि एक्चुअली में तुम कितना सेल कर पा रहा है। दूसरा फीचर क्या है, सप्लाई इज ऑलवेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस, यानी कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे हमेशा सप्लाई का बात होता है। द थर्ड वन इज सप्लाई इज अ फ्लो वेरिएबल। फ्लो वेरिएबल बेसिकली एक इंट्रिकेट और ज्यादा एफिशिएंट तरीका है बोलने के लिए कि इट इज टाइम बेस्ड। फ्लो वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल को हम लोग फ्लो वेरिएबल कब बुलाते हैं, जब वो टाइम बेस्ड होता है। जैसे कि स्पीड देख लो, स्पीड हमेशा कैलकुलेट करने के लिए टाइम चाहिए, तो स्पीड इज अ फ्लो वेरिएबल। वैसे ही सप्लाई इज आल्सो अ फ्लो वेरिएबल, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हमेशा सप्लाई होता है। तुम ऐसा नहीं बोल सकता कि हम 20 रुपया में 400 पैकेट सप्लाई करेंगे। कितना दिन के अंदर सप्लाई करेगा, एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, एक महीना, एक साल। एक साल तक अगर तुम सपोज मान लो 400 पैकेट कर रहा है, तो एक दिन में तुम शायद 1.5 या 2 के आसपास पैकेट्स बेच रहा है, बेचने के लिए रेडी है, सप्लाई करने के लिए रेडी है। तो वो चीज कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा कि सप्लाई कितना टाइम पीरियड के लिए हम लोग करने के लिए रेडी है। समझ में आया सबको यहाँ तक? हाँ सर। तो बेसिकली हम लोग अभी बात कर लिए हैं डेफिनेशन ऑफ सप्लाई का, सप्लाई का मीनिंग, कुछ डिफरेंट वर्ड्स के बीच में डिफरेंशिएट कर दिए, और वो तुम लोग आज के बाद कभी कंफ्यूज नहीं होगा, जो कि था सप्लाई, फिर स्टॉक, और एक और वर्ड था सेलिंग। इसके बाद हम लोग फीचर्स देख लिए हैं, फीचर्स ऑफ सप्लाई। फीचर्स के बाद दो चीज और पता है अभी के लिए, जो कि है, एक तो है टाइप्स ऑफ सप्लाई, और एक है वेरियस क्या बोलते हैं, फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द सप्लाई। तो सबसे पहले फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तुम लोग अपना अपना बुक में भी देखते रहो, हम लिख नहीं रहे हैं यहाँ पे। सप्लाई का वेरियस फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है, बहुत सारा फैक्टर्स दिया हुआ है, एक एक को लेकर डिस्कस करते हो, और एग्जैक्टली जैसे डिमांड में किए थे वैसे ही करेंगे। सबसे पहला तो डिमांड और सप्लाई, कोई भी एग्जांपल ले लो, दोनों ही केसेस में सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी।
यानी कि अगर हम दूध का बात कर रहे हैं तो प्राइस ऑफ मिल्क, अगर हम कार का बात कर रहे हैं तो प्राइस ऑफ कार, अगर हम सीपीयू का बात करें, कंप्यूटर का बात करें तो प्राइस ऑफ कंप्यूटर, अगर हम फोन का बात करें तो प्राइस ऑफ फोन। तो प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट determinant और फैक्टर ऑफ सप्लाई। अभी अभी हम तुम लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं, डिटेल में तो बताएंगे ही कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है और उसका स्टेटमेंट तो लिखवाएंगे ही बाद में, बट शॉर्ट में वापस से बताते हैं। जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड एक इनवर्स रिलेशनशिप तैयार करता था डिमांड और उसके प्राइस के बीच में। सप्लाई के केस में इनवर्स नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या पॉजिटिव रिलेशनशिप है। पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि किसी भी चीज का प्राइस अगर बढ़ता है तो हमेशा ऐसा देखा जाता है कि उसका सप्लाई भी बढ़ जाएगा। अब इसका रीजन क्या है, याद करना, हम तुम लोग को बताए थे लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाते समय हम जानबूझ के बार बार कंपेयर करवा रहे हैं ताकि तुम लोग कंफ्यूज हो। एग्जाम में बहुत बार डिमांड और सप्लाई में भी कंफ्यूज होता है हम लोग, इसीलिए हम कंपेयर कर करके पढ़ा रहे हैं। कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो हमको इंटरप्ट करना, रोकना और वापस पूछना। लॉ ऑफ डिमांड में, लॉ ऑफ डिमांड बोल रहे, डिमांड में पढ़ा रहे थे कि डिमांड और सप्लाई का डिमांड और उसके प्राइस का इनवर्स रिलेशनशिप क्यों होता है। याद करना, तुम लोग को बताए थे द लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक ऑप्शन था, एक था तुम्हारा फिर द इफेक्ट ऑफ इनकम इफेक्ट, ठीक है, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये तीन बता के, इसके अलावा भी होता है बट तुम लोग का सिलेबस में ये तीन ही था। यहीं पे हम लोग देखते हैं कि सप्लाई का भी रीजन है, यहाँ पे तीन नहीं है, यहाँ पे एक ही रीजन है और वो बहुत सिंपल सा ही रीजन है और वो बहुत इजीली समझ में भी आएगा, लॉजिकल भी। सप्लाई हमेशा पॉजिटिव रिलेशनशिप क्यों मेंटेन करता है प्राइस के साथ, सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि सेलर्स लोग हमेशा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। और तुम खुद सोचो, अगर हम एक बुक बना लिए है या सपोज माना एक कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर हम बना लिए हैं, इसको बनाने में मेरे को 40 रुपया लगा है, ठीक है, 40 रुपया बनाना तो कंप्लीट हो गया, 40 रुपया लग तो गया है। अब जब इसको बेचने का बारी आएगा, अगर 2 ठो बेचना है, 2 ठो नहीं, सपोज हम उल्टा लेते हैं, अगर सपोज मान लो 40 रुपए का हम बनाए हैं, अगर 50 रुपया में ये बिकता है तो हो सकता है हम 3 ठो कैलकुलेटर बेचेंगे और 10-10 रुपया पैसा कमा लेंगे। अगर 60 में बिकता है तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया है ना, और है कि नहीं है, मेरा प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ गया है। हाँ सर। प्रॉफिट अगर बढ़ गया है तो हम चाहेंगे कि हम ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए अभी ही अपना स्टॉक क्लियर कर दे, ज्यादा से ज्यादा अभी बेच दे, ताकि बाद में अगर प्राइस कम होगा तो कम प्रॉफिट हम ना कमाए, हम ज्यादा प्रॉफिट कमा के निकल जाए, हम अपना सारा स्टॉक चाहेंगे अभी खाली हो जाए। ऑब्वियसली रैशनल बात है, कोई भी आदमी अगर बिजनेस करता है तो वो हमेशा मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स को दिमाग में रख कर बिजनेस करता है। तो प्रॉफिट को हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम करना है। तो जब भी प्राइस जितना ज्यादा होगा किसी भी कमोडिटी का, उसका सप्लाई इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का इंटेंसिटी बढ़ जाता है। बोलने का मतलब क्या है कि तुम जितना ज्यादा सप्लाई करोगे एट हायर प्राइसेस, उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इसीलिए प्राइस और सप्लाई का एक पॉजिटिव रिलेशनशिप भी होता है। यानी कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो जो सेलर होता है वो सोचेगा वाह वाह चलो ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, इसीलिए वो लोग अपना सप्लाई भी बढ़ा देगा। प्राइस अगर कम होगा तो वो लोग अगर कम दाम पे अभी बेच रहा है और बाद में सपोज मान लो उसका प्राइस बढ़ने वाला होगा तो अभी क्यों बेचेगा, तो बोले कि अभी नहीं बेचते, जब दाम बढ़ेगा ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा तब बेचेंगे, तो अल्टीमेटली अभी उसका सप्लाई कम हो जाएगा। यही चीज के कारण सप्लाई और प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव रिलेशन, इन पॉजिटिव रिलेशनशिप। यानी कि अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस then supply of the commodity also increases. If price of the commodity decreases then supply of the commodity also decreases. यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर। सर मेरे बुक में
हाँ बोलो। सर मेरे ऊपर एक और पॉइंट दिया है, जो आप बोले ना कि क्यों होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप, तो यहाँ पे 2 पॉइंट दिया है, बट वो सेम ही लग रहा है, बोल रहा है न्यू फर्म इन द इंडस्ट्री मे बी विलिंग टू सप्लाई मोर ओनली एट द हायर प्राइस। वापस से बोलो। New firms in the industry may be willing to supply more only at the higher price. मोर ओनली एट हायर प्राइस, तुम कुछ पढ़ने में या तो मिस्टेक करे या तो उसके पहले भी कुछ लिखा हुआ, हम तुम्हारा पॉइंट तुमको एक्सप्लेन करेंगे। ये वाला चीज जब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाएंगे तब और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? वहां के लिए ठीक थोड़ा है सा सर। करो, हम अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आता है डिमांड के ही तरह आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जैसे कि रिलेटेड गुड्स था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, यहाँ पे भी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी एक फैक्टर की तरह काम करता है फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द सप्लाई ऑफ एनी कमोडिटी। तो अगर किसी भी कमोडिटी का सप्लाई अगर देखना है तो उसको और एक चीज जो अफेक्ट करता है वो होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स बहुत सारा टाइप का हो सकता है, दोनों तरीके का टैक्स के बारे में बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट्स। एग्जांपल लेते हैं, अगर सपोज मान लो हम सब्स्टिट्यूट गुड्स का बात करते हैं, टी एंड कॉफी। अगर हम सपोज मान लो टी बेच रहे हैं, ठीक है, और प्राइस ऑफ द कॉफी इंक्रीजेस। अगर हम टी बेच रहे हैं और कॉफी का प्राइस बढ़ जाता है तो तुम खुद सोचो, टी को छोड़ के ऑब्वियसली कॉफी बेचने लग जाएंगे ना, क्योंकि कॉफी का प्राइस ज्यादा है तो कॉफी में प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, तो हम टी को छोड़कर कॉफी बेचने लग जाएंगे। तो टी का सप्लाई एक्चुअली क्या हुआ, टी का सप्लाई कम हो गया। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स यहाँ पे स्पेसिफिकली ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इफ इंक्रीजेस then the supply of the current commodity यानी कि टी decreases। यानी कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो मेरा जो ओरिजिनल गुड है उसका डिमांड डिमांड बोल रहा है, सप्लाई घट जाएगा, और अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस घटता है तो इसका सप्लाई बढ़ जाएगा। घटने पर बढ़ेगा क्यों? सपोज मान लो अगर कॉफी का प्राइस घट गया है तो जो आदमी लोग कॉफी बेचता था वो लोग सोचेगा यार कॉफी नहीं बेचते हैं, चाय ही बेचते हैं, ठीक है, क्योंकि चाय में ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है। तो उस केस में ज्यादा आदमी लोग चाय सप्लाई करने लगेगा और इन टोटल सारा सप्लाई बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आता है गोल्स ऑफ द फर्म। अब जो बिजनेस कर रहा है उन लोग का गोल्स क्या क्या है, यानी कि वो लोग चाहता क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं गोल्स का। बहुत बार गोल्स होता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। अब प्रॉफिट अलग अलग तरीके से कमाया जा सकता है। हो सकता है शॉर्ट रन में प्रॉफिट नहीं अगर कमाए तो लॉन्ग रन में मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो अगर लॉन्ग रन में ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, बहुत बार शॉर्ट रन में प्रॉफिट्स को हम लोग को छोड़ना पड़ता है। तो बहुत बार ऐसा ही बहुत सारा ऑब्जेक्टिव्स होता है, जैसे कि बहुत बार कंपनी या बिजनेस सोचता है कि अभी हमको सेल करना है, ठीक है, हमको अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है, आई वांट टू इंक्रीज माय मार्केट शेयर। तो उस समय वो लोग कम दाम पे भी ज्यादा सप्लाई कर देगा। वो लोग बोलेगा मार्केट शेयर ज्यादा बढ़ाते हैं, हम ज्यादा आदमी लोग को बेच के अपना प्रॉफिट बढ़ाएंगे। तो उस केस पे कम दाम पे भी आदमी लोग ज्यादा सप्लाई करेगा। फिर बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी लोग बोलते हैं नहीं नहीं हम डायरेक्टली प्रॉफिट ही देखेंगे, और प्रॉफिट जिसमें जब भी प्राइस ज्यादा होगा और प्रॉफिट ज्यादा होगा हम तभी ज्यादा सप्लाई करेंगे। तो उस केस में वो लोग उस हिसाब से काम करता है। बहुत बार आदमी लोग क्लियरेंस सेल निकालता है, ध्यान देगा तुम लोग देखा होगा, जब स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है, और उन लोग को खाली करना है अपना दुकान, तो उस समय वो लोग क्या करता है, कम दाम पे भी ज्यादा सप्लाई कर देता है। बोलता है हाँ ले जाओ, जीन्स 600 रुपए का है, नॉर्मली हम 700 रुपए का बेचते हैं, बट 650 रुपए में तुम ले जाओ, सारा जीन्स ले जाओ। क्यों? क्योंकि उन लोगों को खाली करके नया सामान लेकर आना, ठीक है। तो ऐसा ही ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या चाहता है एक्चुअली में जो इंस्टीट्यूट बोल रहे हैं, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है,
वो लोग चाहता क्या है, उस हिसाब से भी सप्लाई चेंज होते रहता है। इस वाले मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है, हम एक नया ग्रुप बना रहे, एक नया इनवाइट सेंड कर रहे हैं, ग्रुप में ज्वाइन करो सब कोई। सुना, आयुष, वेदांत, हाँ हेमंत, सर। मोइनुल, सर हाँ, ओके सर, इसमें कुछ टाइम करके रहता है? हाँ 40 मिनट्स का टाइम लिमिट रहता है, उसके बाद नया करना पड़ता है। ज्वाइन करो, सेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट ऑफ द टेक्नोलॉजी के बारे में। स्टेट ऑफ द टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि देश में या एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन में हम कैसा टाइप का टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। सपोज मान लो गाय को का दूध को निकालकर प्रोसेस करने के लिए हम लेबर का यूज करते हैं, हमको हजारों आदमी को रखना पड़ता है जो लोग दूध को हाथ से पैकेट में डालकर उसको सील करता है। तो तुम खुद सोचो कौन सा बेटर है। अगर उसको मशीन से करेंगे, ऑटोमेटिक मशीन से करेंगे जो खुद ब खुद दूध निकला हुआ टैंक में स्टोर्ड है उसको डायरेक्टली पैकेट में डालता है और खुद से सील कर देता है और 1 सेकंड में एकदम जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, 1 सेकंड में 10-20 पैकेट वो लोग पैक कर देता है। बट हाथ से करने वाला आदमी लोग ज्यादा टाइम भी लेगा, यानी कि कम प्रोड्यूस करेगा, वो लोग सैलरी भी ज्यादा लेगा, इलेक्ट्रिसिटी के मुकाबले उन लोग का सैलरी या लेबर वेजेस भी ज्यादा होगा, तो वो मेरे लिए बेटर नहीं होगा। टेक्नोलॉजी क्या स्टेट में है, दैट ऑल्सो डिटरमाइंस द सप्लाई। कैसे डिटरमाइन करता है, अगर टेक्नोलॉजी अच्छा होगा तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमेशा कम हो जाता है। तुम खुद सोचो, हम 1 लाख रुपया सैलरी देकर अगर 100 पैकेट बनाते हैं, तो 100 नहीं, सपोज मान लो 2 लाख पैकेट दूध बनाते हैं, ठीक है। वही चीज को अगर हम कम कर पाए, हम सिर्फ 20,000 कर पाए, एक मशीन खरीदिए 20,000 का जो कि बहुत थोड़ा सा पावर खाता है और अपने आप ऑटोमेटिकली सारा दूध को पैक कर देता है या कोई भी मेरा चीज को प्रोसेस करके पैक कर देता है। तो वहां पे हम जब टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करते हैं तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर घटेगा तो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा, मेरे को अब ज्यादा मार्जिन मिल जाएगा प्रॉफिट करने के लिए। तो ज्यादा मार्जिन जब मिल जाएगा तो हम ज्यादा सप्लाई करेंगे। एक फ्लो चार्ट की तरह तुम लोग इसको समझ सकता है कि अगर स्टेट ऑफ द टेक्नोलॉजी इंक्रीजेस, इंप्रूव्स, then the cost of production decreases, then the profitability increases, and because profitability increases then the supply also increases। ये इस तरीके से तुम लोग को एग्जाम में भी समझाकर लिखना पड़ेगा पॉइंट बाय पॉइंट। सिर्फ एक चीज लिख देगा कि हाँ सपोज अगर स्टेट ऑफ द टेक्नोलॉजी इंक्रीजेस देन द सप्लाई इंक्रीजेस, ऐसे लिखने से नहीं होगा, तुम लोग को एक एक पॉइंट समझा के लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। जो सेलर है वो फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या होने वाला है। सपोज मान लो हम दूध बेचने का, दूध, अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मान लो टीवी का बात कर लेते हैं, ठीक है, दूध बोरिंग हो जा रहा है, टीवी का बात कर लेते हैं। सपोज मान लो आज के डेट पे हम टीवी बेचते हैं 10,000 रुपए का, ठीक है। आज के डेट पे अगर हम 10,000 रुपए का एक टीवी बेचते हैं और हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सच में होगा कि नहीं होगा नहीं मालूम, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज से 6 महीना बाद टीवी का दाम 10,000 से बढ़कर 15,000 रुपया हो जाएगा। तो हम क्या सोचेंगे, एक काम करते हैं, अभी कम टीवी बेचते हैं, कम सप्लाई करते हैं, सब बचा कर रख लेते हैं और बाद में जब उसका प्राइस बढ़ जाएगा, 15,000 हो जाएगा, तब सारा टीवी का सप्लाई कर देंगे, तब सबको बेचेंगे, तो उस समय मेरे को 5,000 रुपया एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलने लग जाएगा। अगर प्राइस फ्यूचर में सेलर एक्सपेक्ट्स दैट द प्राइस विल इंक्रीज, देन ही रिड्यूसेस द सप्लाई इन द प्रेजेंट टाइम, एंड इफ ही थिंक्स दैट द प्राइस विल डिक्रीज, यानी कि फ्यूचर में हो सकता है 10,000 से सिर्फ 7,000 रुपया रह जाए, तो हम क्या करेंगे, अभी ज्यादा से ज्यादा टीवी बेचने का कोशिश करेंगे, अभी सारा टीवी जितना भी मेरा स्टॉक में है उसको सप्लाई में निकाल देने का कोशिश करेंगे, ताकि अभी ही हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा ले और फ्यूचर में मेरे को कम प्रॉफिट या लॉस उठाना ना पड़े। नेक्स्ट है टैक्सेस एंड सब्सिडीज। टैक्सेस और सब्सिडीज का मतलब क्या होता है, टैक्स और सब्सिडीज भी बेसिकली
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ही पार्ट होता है। अगर गवर्नमेंट तुम्हारा जो चीज तुम बेचेगा, जो कमोडिटी तुम बेचेगा, उस पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा देता है, जैसे कि एग्जांपल ले लो सिगरेट, अल्कोहल, या एग्जांपल लेते हैं इसका क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे कि यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये सब चीज जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है, उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा के रखा है गवर्नमेंट, ताकि नॉर्मल आदमी लोग उसको यूज ना कर पाए, उससे वेपन्स बनाया जा सकता है। अच्छा एग्जांपल है ये। अगर गवर्नमेंट कोई कमोडिटी पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा देता है तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, उसका प्राइस बोल रहा है सॉरी, उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, उसका कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। अगर 10 रुपए का सामान हम बनाते हैं और उसको 15 रुपए में बेचते हैं, गवर्नमेंट उस पर 2 रुपए का टैक्स लगा दिया, यानी कि उसका अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया 12 रुपया। तो 12 रुपया अगर हो गया है और अगर हम उसको अभी भी 15 रुपए में बेचेंगे तो मेरा प्रॉफिट पहले 5 रुपया होता था, अब सिर्फ 3 रुपया होगा। तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिटेबिलिटी घट गया, द प्रॉफिटेबिलिटी हैज डिक्रीज्ड, एंड फॉर दिस रीजन द सप्लाई विल बी लेस। यानी कि इफ देयर आर मोर टैक्स इम्पोज्ड, यानी कि ज्यादा टैक्स अगर इम्पोज किया जाता है तो वहां पे सप्लाई कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हो जाता है। बट वहीं पे अगर टैक्स को कम किया जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। वहीं पे सब्सिडी टैक्स का ठीक उल्टा रहता है। सब्सिडी मतलब सरकार तुमको प्रोमोट करेगा, सरकार तुमको शाबाशी देगा, तुमको बोलेगा हाँ हाँ ये चीज को और बनाओ। जैसे कि एग्जांपल ले लो राइस, फिर जो भी वेजिटेबल्स होता है, फ्लावर्स हो गया, ठीक है, फिर फ्रूट्स हो गया, इन सबका फार्मिंग के केस में बहुत ज्यादा सब्सिडीज देता है। सरकार बोलता है तुम अनाज उगाओ, 1 क्विंटल अनाज का दाम सपोज मान लो अगर 500 रुपया है, तो सरकार बोलता है 500 रुपया को तुम 700 रुपया में इसको बेचना ही, मेरे से भी और 100 रुपए ले लेना। तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जा रहा है। हम 500 रुपया में बनाए और उसको 700 रुपया में बेचे, सरकार मेरे को 100 रुपया अलग से दिया, तो वो हम अलग से जो दिया है उसको बेसिकली अपना कॉस्ट से माइनस कर सकते हैं, अपना कॉस्ट का रिकवरी मान सकते हैं। तो कॉस्ट मेरा 500 से कम हो गया, 100 रुपया से कम हो गया, और वो 400 रुपया हो गया। तो पहले हम 200 रुपया का प्रॉफिट कमाते थे, अब हम 300 रुपया का प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी जब इंक्रीज होता है तब ऑटोमेटिकली सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि अगर सब्सिडी बढ़ाया जाता है तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाएगा और सप्लाई भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरीके से आता है नेचुरल फैक्टर्स। अब एग्जांपल ले लो अभी का ही, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत ज्यादा फ्लड आया हुआ है, बारिश हो रहा है, फिर कई जगह पे जैसे कि कोरोना वायरस, पहाड़ गिर रहा है, हाँ पहाड़ गिर रहा है, ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो इन सब केसेस में हम लोग देख सकते हैं कि जो तुम्हारा प्रॉब्लम हो जाता है कि ट्रैवल नहीं कर पाता है आदमी और सामान एक जगह से दूसरी जगह नहीं आ पाता है। तुम अगर सप्लाई करना भी चाहेगा तो भी तुम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस हो गया, नेचुरल फैक्टर्स तुमको रोक रहा है करने से। वहां पे आदमी लोग को कम सामान मिल रहा है। जब इनिशियली मार्च में स्टार्ट हुआ था ये कोरोना वायरस का ड्रामा, उस समय भी तुम लोग देखा था बहुत सारा चीज का शॉर्टेज था। हैंड सैनिटाइजर नहीं मिल रहा था, टॉयलेट पेपर्स नहीं मिल रहा था, कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स नहीं मिल रहा था, हैंड वॉश नहीं मिल रहा था ज्यादा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा आदमी लोग डिमांड करके खरीद लिया था और बाद बाकी सप्लाई आ नहीं पा रहा। ठीक है। नेक्स्ट होता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर सपोज मान लो नेचुरल कोई कैलामिटी नहीं हुआ है, कोई ऐसा जगह पे जाना है जहां पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, या जो भी है वो बहुत महंगा है। फॉर एग्जांपल मान लो पहाड़ी इलाका, लेह लद्दाख में तुम लोग दिखेगा जाएगा, उधर पे नॉर्मल वेजिटेबल्स जैसे कि हम लोग को यहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल्स मिलता है, वहां पे ज्यादा नहीं मिलता है। वहां पे महीना भर का वेजिटेबल्स आदमी लोग एक बार जाता है और खरीद कर कहीं दूर से लेकर आता है। क्यों? क्योंकि पहाड़ के ऊपर तक वेजिटेबल्स पहुंचाने का साधन ही नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, तो वहां पे भी वेजिटेबल्स का सप्लाई कम हो जाता है। तो ये भी एक रीजन है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है द सप्लाई ऑफ एनी कमोडिटी। यहाँ तक सबको समझ में आया है? बुक से एक बार मैच कर लो,
कि किसी का भी कोई भी पॉइंट अगर छूट गया है तो हम एक बार रिपीट कर दे रहे सारा पॉइंट्स. Price of the related goods, price of the price of factors of production, goals of the firm, then state of the technology, future expectation, taxes and natural factors, means of transport, then हाँ इतना ही है. किसी का बुक में कुछ सर भी और मेरा एक बताओ. सर एक और है, नंबर ऑफ फर्म्स, मतलब हाँ. कॉम्पिटिटर्स कितने हैं. नहीं, कॉम्पिटिटर नहीं, डायरेक्टली है. तुम सपोज मान लो बुक्स का एग्जांपल ले लो. अगर कोई एक ही कंपनी या एक ही बिजनेस बुक्स को सप्लाई करता है तो वो अल्टीमेटली कितना ही सप्लाई कर पाएगा. उसका तो एक लिमिट होगा कि हाँ वो इतना ही प्रोड्यूस कर सकता है. वहीं पे अगर दो आ जाता है, दो बिजनेस आ जाता है तो संग संग उसका सप्लाई डबल हो सकता है. अगर चार आ जाता है तो संग संग उसका सप्लाई 4 गुना हो सकता है. ये तो एकदम ऑब्वियस है. ये सॉर्ट ऑफ फैक्टर है भी नहीं, इंपॉर्टेंट फैक्टर है भी नहीं. बात बाकी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है. यहाँ तक सबको समझ में आया है? पीयूष, आयुष, हाँ सर. हाँ सर. मोइनुल, हाँ सर. यहीं तक रहने देते हैं. नेक्स्ट क्लास तुम लोग का कल होगा. ओके सर. लिख लेना फाइनल सर अकाउंट टाइमिंग हम ग्रुप में लिख बता देंगे. देंगे चैटिंग में. ग्रुप में हम लिख देंगे. तुम लोग जाओ, आज का क्लास खत्म करते हैं. चलो बाय. ये बाय बाय. सर वो थैंक यू क्या सर. बोल रही हो? थैंक यू सर. चलो बाय.